हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में आपका रिवर्स, वाटरफॉल और लेक्स कवर थे। तो रिवर्स का आज हमारा लास्ट चैप्टर है, तो ड्रेनेज सिस्टम का आपका चैप्टर आज कंप्लीट होगा। इससे पहले हम जो पढ़ते हुए आए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो हमारे रिवर्स हैं ये दो, इनका ओरिजिन के अकॉर्डिंग दो प्रकार की हैं। एक आपका हिमालयन रिवर्स है, एक आपका पेनिसुलर रिवर्स है। तो जब हमने जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा था तो एक हमारा हिमालय था, तो जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनको बोलते हैं हिमालयी नदियाँ, और ये सदाबहार नदियाँ होती हैं क्योंकि इसमें ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है। जैसे कि मैंने बताया उसमें 3 बड़े नदी तंत्र थे, एक आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा आपका गंगा नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र हमने कंप्लीट किए। फिर जो दूसरा ओरिजिन है वो है प्रायद्वीपीय भारत से। तो ऐसी नदियां जो प्रायद्वीप में बहती हैं, अर्थात पेनिसुलर पार्ट में बहती हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू में बहती हैं, प्रायद्वीप पठार में बहती हैं, उनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया हिमालयन रिवर्स। आज हमारा सेपरेट टॉपिक है पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स को हमने 3 सिस्टम में डिवाइड करके पढ़ा था, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पर पेनिसुलर रिवर्स में मैं आपको एक सिंगल, आज की ही क्लास में हम इसको पूरे लेक्चर में पेनिसुलर रिवर्स पूरी कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें जो बड़ी नदियाँ देखेंगे। तो एक बार हम इसको रिव्यू, इसको रिकॉल देखते हैं। ये थोड़ा सा आपका, आप इसमें देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर में मैंने जैसे बताया था, जो रेड कलर में है ये मेन रिवर्स है। जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये मुख्य नदी है, ये मेन स्ट्रीम है, अर्थात इंडिपेंडेंट रिवर है। जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं आप, ये सहायक नदियां हैं। जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये सब सहायक नदियां हैं, अर्थात ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं अगर आप देखें, जो आपका ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, अर्थात आपका पूर्वी घाट। और ये आपका ये वाला जो क्रॉस दिख रहा है ये आपका पश्चिमी घाट है, ये अरावली पर्वत है, ठीक है। और ये वहाँ के जो ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका ट्रायंगल, ये आपके सब के सब जो है कोई माउंटेन्स या पर्वत हैं। क्लियर? फिर से ध्यान रखिए, जो रेड कलर में ये मेन रिवर है और ब्लैक कलर में सहायक नदियां हैं। ये आपका, ये प्रायद्वीप पठार की बात करें तो भारत के एक और अरब सागर है, पश्चिमी ओर क्या है अरब सागर, और पूर्वी ओर है बंगाल की खाड़ी। पूर्वी ओर क्या है बंगाल की खाड़ी। तो भारत की नदियां 2 ही जगह गिरती हैं। तो भारत की अधिकांश नदियां, जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां कहां पर गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अर्थात इनका समापन कहां पर होता है बंगाल की खाड़ी में, जबकि कुछ नदियों का समापन कहां पर होता है अरब सागर में। तो लगभग भारत की 90% नदियां कहां पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी। हमने देखा था इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में आती हैं, जबकि सिंधु आती है अरब सागर में घूम के। क्लियर? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों ओर है, और नीचे है आपका हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशियन। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं इन रिवर्स को। तो बात करें जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीप नदी मैंने बताया था इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। क्यों? क्योंकि हिमालयन जो नदियां हैं वो एक लंबा रास्ता तय करके आती हैं और समुद्र में मिलती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं, समुद्र लगा हुआ है, तो इनकी लेंथ एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स छोटी होगी। क्लियर? जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये मानसून के दिनों में जब बारिश, जैसे अभी की हम बात करें तो इनमें पानी आ जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में छोटी नदियां सूख जाती हैं। जैसे कि नर्मदा पेनिसुलर रिवर है, लेकिन ये सूखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी रिवर है, गोदावरी बड़ी रिवर है, महानदी, पर जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ये सूख जाती हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि ये नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं, अर्थात ये आपकी मौसमी नदियां हैं। क्लियर? तो हम जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसको मैंने आपको दोनों कंपेयर कर दिया था, हिमालयन रिवर्स और प्रायद्वीपीय रिवर्स। तो पेनिसुलर रिवर्स को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे 2 पार्ट में, एक तो ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स ये वाली, और वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स ये वाली, अर्थात ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, पहले हम उनको कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर? तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में कि प्रायद्वीप भारत की नदियां, ये पूरी हम एक ही बार में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया 2 भाग में पढ़ेंगे, पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो मैं स्टार्ट करता हूं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अर्थात ऐसी नदियां जिनका माउथ कहां पर है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ही आपका गल्फ ऑफ खम्बात है, खम्बात की खाड़ी आपको याद रखना। क्लियर? तो सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं, लूनी रिवर। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो ये राजस्थान की, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट है और ये आपका गुजरात है। क्लियर? ये राजस्थान है, ये गुजरात है। लूनी की बात करें तो लूनी राजस्थान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। खास कर से आप बात करें अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत के मैंने बताया था कि उस ओर, अर्थात अरावली पर्वत के वेस्ट में यहाँ पर क्या है
थार डेजर्ट है, जबकि ईस्ट में आपका यहां पर मिट्टी क्षेत्र है, ठीक है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में बहती है कौन सी? लूनी नदी। तो यहां पर पश्चिम में क्या है? पूरा का पूरा थार मरुस्थल। तो लूनी नदी कहां पर बहती है? थार मरुस्थल में। इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका जो उद्गम है, लूनी का उद्गम होता है, यहां पर दिख रहा है ये अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में पुष्कर झील, पुष्कर झील आपने सुना होगा, पुष्कर लेक। तो अरावली पर्वत के पुष्कर लेक से उद्गम होता है किसका? अजमेर के पास इसका लूनी का, और वहां से निकलकर ये थार मरुस्थल में बहती है। और थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी रिवर। क्लियर? ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है लूनी नदी, और थार मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी भी कौन सी है? लूनी रिवर। उसके बाद ये यहाँ से बहते हुए आती है और यहाँ पर जो गुजरात, यहाँ से गुजरात शुरू हो गया, तो गुजरात में जो नीचे का भाग है ये कहलाता है सौराष्ट्र, और ऊपर का भाग कहलाता है रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण, जहाँ पर दलदली क्षेत्र है, मार्शी एरिया है। दलदल मतलब मार्श होता है, ठीक है, या स्वैम्पी एरिया बोल सकते हैं। तो दलदली जो थार जो कच्छ का रण है, तो कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। यहां से समुद्र शुरू हुआ है, ठीक है, यहां से। तो लूनी नदी जो है अगर इस अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, ये कच्छ के रण में कहीं विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जो कहीं ना कहीं जमीन में विलुप्त हो जाती है उसको बोलते हैं द रिवर ऑफ एपीहेरमल। क्या बोलते हैं उसको? द रिवर ऑफ एपीहेरमल। क्लियर? तो बात हो गई लूनी नदी की, इसका उद्गम कहां से है? अरावली पर्वत के पुष्कर झील से। ये पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। क्लियर? और इसको सॉल्टी रिवर ही बोलते हैं क्योंकि इसका नमकीन पानी है थोड़ा, क्योंकि ये कच्छ के रण में बहती है। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं साबरमती। साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी आपका गुजरात और राजस्थान दोनों में बहती है। ये भी साबरमती का उद्गम होता है आपका अरावली पर्वत का जो दक्षिणी छोर है, तो अरावली पर्वत के साउथ वेस्ट से इसका उद्गम होता है साबरमती नदी का। और उसकी बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है मेवाड़ की पहाड़ियां। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत का ही भाग है, वहीं से उद्गम होता है साबरमती नदी का। और साबरमती नदी बहते हुए आती है और यहां से इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, और ऐसे आते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। और अहमदाबाद जो है गुजरात में इसी किनारे बसा हुआ है, और अहमदाबाद में ये नदी प्रदूषित हो जाती है। जितनी भी नदियां मैंने बताया कि जो शहरों से बीच से निकलेंगी वो सब प्रदूषित होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सारा सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज जो है कहां पर जाता है? नदियों में। जैसे नर्मदा की बात करें तो होशंगाबाद से निकली तो वहां पर पॉल्यूटेड होगी। क्लियर? तो साबरमती नदी अहमदाबाद से बहते हुए और यहां पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर आपको जिसका समापन है माउथ है उसमें अरब सागर आता है या खम्बात की खाड़ी आता है, दोनों ही सही है। हो सकता है ऑप्शन में ये अरब सागर या गल्फ ऑफ खम्बात है। अरब सागर के अंदर ही यहां पर खम्बात की खाड़ी है। क्लियर? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो साबरमती नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वत से और यहां पर गल्फ ऑफ खम्बात में या अरब सागर में आके इसका समापन हो जाता है। लगभग 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अभी जो हालिया रिपोर्ट थी उसमें इसको भारत की सबसे प्रदूषित नदी बताया। क्यों? क्योंकि यहां पर अहमदाबाद के बीच से निकलती है। महात्मा गांधी का जो आश्रम था साबरमती, उनको बोलते हैं साबरमती का संत। तो साबरमती का संत जो है वो साबरमती नदी के किनारे उनका आश्रम था। क्लियर? चलिए, तो साबरमती नदी कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं माही नदी। माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम होता है जो विंध्याचल माउंटेन्स है, एमपी में विंध्याचल माउंटेन्स है, वहां पर धार जिले के पास एक झील है, मेहज झील। कौन सी झील है? मेहज झील। तो धार जिले के पास मेहज झील से माही नदी का उद्गम या ओरिजिन होता है और यहां से नदी ऊपर की ओर बहती, अपने उल्टे ऊपर की ओर बहती है, जैसे कि चंबल बह के ऊपर जाती है, ऊपर की ओर बहती है और साथ ही फिर वहां से एक टर्न लेती है। तो ये एमपी से फिर जाती है राजस्थान, फिर वापस गुजरात में आती है और गुजरात में आके यहां पर और खंबात की खाड़ी में समापन हो जाता है माही नदी का। ठीक है? इस पर एक डैम बना है, बजाज सागर डैम। पूछा गया क्वेश्चन है एमपी के एग्जाम में, बजाज सागर डैम माही नदी पर बना है। इसकी सबसे खास बात यह जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपने जैसे कि मैंने आपको सामान्य भारत के परिचय में पढ़ाया था, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है भारत के कितने स्टेट्स को? 8 स्टेट्स को। तो गुजरात और एमपी से जब निकलती है तो जब कर्क रेखा का जो ये पाथ है, ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? ठीक है, अब इसमें कोई सब ऐसा है कि ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, तो माही नदी का उद्गम ऐसे होता है और यहां से जाके इसका समापन होता है, क्योंकि ऐसे जाती है। तो ये एक बार क्रॉस करी और ये दूसरी बार क्रॉस करी, किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या कर्क रेखा को। इतना ही क्वेश्चन है। क्लियर? ये कर्क रेखा को एक बार क्रॉस करती ऊपर जाते में और एक बार क्रॉस करती नीचे आते में। क्लियर है?
चलिए, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका उद्गम कहां से होता है? मेहझील धार डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर? तो ये अरब सागर में गिरने वाली लूनी, साबरमती, माही। अच्छा, साबरमती जो है ये अरब सागर में गिरने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? ये अरब सागर में गिरने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो 2 बड़ी है वो है नर्मदा और ताप्ती। चलिए, अब फिर बात करते हैं यहां पर नर्मदा की। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पर्वत से। ठीक है, अमरकंटक पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर पर है अमरकंटक पर्वत। तो अमरकंटक पर्वत पर एक श्रेणी है मैकाल श्रेणी, इसको मैकाल सोता भी बोलते हैं। तो अमरकंटक पर्वत में मैकाल श्रेणी से नर्मदा का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद ये लगभग एमपी के 14 जिलों में गुजरती हुई और ये नर्मदा जाती है और यहाँ पर गिर जाती है। कहाँ पर? खम्मात की खाड़ी में। खम्मात की खाड़ी में यहाँ पर गुजरात में एक जगह है भरूच। कौन सी जगह है? भरूच। तो भरूच के निकट नर्मदा का समापन होता है। नर्मदा की बात करें तो इसका उद्गम कहां से बताया मैंने? अमरकंटक पर्वत के मैकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। फिर ये नदी जब जबलपुर में पहुंचती है तो वहां पर ये पहाड़ों से गुजरती है और गॉर्ज का निर्माण करती है, अर्थात महाखंडों का। ठीक है, ये कुछ गॉर्ज बनाती है। वाटरफॉल इस पे कई सारे बनते हैं नर्मदा पर। ठीक है, रैपिड थोड़ा सा पथरीली एरिया में बहती है। अब क्योंकि प्रायद्वीप पठार में बह रही है तो सेडिमेंट्स कम कैरी करके ले जाती है। और मैंने बताया था कि जो नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स कम कैरी करके ले जाती हैं तो वह डेल्टा न बनाकर क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी, अर्थात ज्वारन नदीमुख। फिर ये पठार में अपने ये अधिकतर नदियां इस ओर बहती हैं पूर्वी ओर, क्योंकि ढलान पूर्वी ओर है, लेकिन नर्मदा अपने उल्टे ओर बहती है। ठीक है, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद हमारा गॉर्ज और रैपिड्स बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन्स है। ठीक है, विंध्याचल माउंटेन्स और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच से निकलती है ग्रिफ्ट वैली। तो पूछते हैं कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है? तो नर्मदा नदी। एक्चुअल में ये विंध्याचल माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच से बहती है, एक बिल्कुल गली की तरह, जैसे कि एक कोई गली हो, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, दोनों पर्वत के बीच से बहती है। क्लियर? और नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलकर इसका थोड़ा सा भाग लगभग 1.5% ये महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में बहती हुई भड़ोच के निकट, भड़ोच एक जगह है गुजरात में, यहाँ पोर्ट के पास, तो गल्फ ऑफ खम्मात के पास, तो भड़ोच के निकट जाकर अपने एस्चुरी का निर्माण करती है और खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन है कि एस्चुरी बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा। क्लियर? और लगभग ये देखें तो इसका 27 किलोमीटर लगभग इसका चौड़ा एस्चुरी बनती है। ठीक है, एस्चुरी अर्थात जहां पर समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है नदी के माउथ में। क्लियर? तो ये नर्मदा की विशेषता है। नर्मदा की बात करें इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये लाइफ लाइन ऑफ एमपी, क्योंकि जैसे कि गंगा पर डिपेंड उत्तर प्रदेश है, वैसे मध्य प्रदेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है? नर्मदा पर। नर्मदा पर कई सारे डैम बने हैं। ठीक है, जो कि आपका जैसे महेश्वर में है, सरदार सरोवर जो इंपॉर्टेंट एक डैम बना है ये नर्मदा पर बना है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो ये सब नर्मदा के आसपास जो पर्यटन क्षेत्र डेवलप किया गया है। नर्मदा पर कई सारे वाटरफॉल बनते हैं। अगर बात करें जबलपुर की, जबलपुर में इसमें भेड़ा घाट के पास दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, कपिल धारा, इसमें वाटरफॉल बनते हैं नर्मदा में। फिर बात करें तो इसमें महेश्वर के पास आपका महेश्वर के बनते हैं यहाँ पर, और आपका एक उसमें ज्योतिर्लिंग भी आता है। क्लियर? तो महेश्वर के निकट से बहती है। जबलपुर ये कई शहरों से होकर बहती है। जबलपुर, होशंगाबाद ये कई सारे प्रमुख शहर हैं जो नर्मदा के तट पर हैं। तो इनकी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो वाटर सोर्स के लिए किस पे डिपेंड है? नर्मदा पर डिपेंड है। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवन रेखा। बात करें तो इसका लगभग 11.5% भाग बहता है गुजरात में, 1.5% भाग बहता है इसका महाराष्ट्र में, और 87% ये कहां पर बहती है? मध्य प्रदेश में। बात करें तो इसकी लंबाई की 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा की। इसके बारे में बहुत सारा आपको कई सारे डैम, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर परियोजना एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर परियोजना जो इस पर एक बड़ी परियोजना है। अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक परियोजना किस पर है? नर्मदा पर। हालांकि गंगा पर भी कई सारे रिवर प्रोजेक्ट हैं, पर अगर छोटे बड़े मल्टीपर्पज सब प्रोजेक्ट मिलाएं तो सबसे अधिक डैम्स किस पर बने हैं? नर्मदा नदी पर बने हैं। और ये अपने साथ क्योंकि सेडिमेंट्स कम ले जाती है इसलिए डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा, 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है।
बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां देखिए, इसकी जो है ये इस साइड, अगर नर्मदा का फ्लोइंग किस साइड है, इस साइड में है, तो ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। नर्मदा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये आएंगी आपकी कोलार नदी, ठीक है, जो भोपाल में बहती, ठीक है, तो कोलार नदी, बारना नदी, ओरसांग नदी, ठीक है, कोलार, बारना, ओरसांग नदी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हिरण नदी, ठीक है, फिर उसका बात करें तो आपका ये तवा नदी, शक्कर नदी, शेर, बंजार, गंजाल, ये कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? ये आपका ओरसांग, बारना, कोलार, इधर हिरन भी आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इधर पे आपका ये नहीं है, ये तवा, शक्कर, शेर, बंजार, ये नर्मदा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये विंध्याचल सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नर्मदा को लेकर। क्लियर? चलिए, इसके अलावा फिर नर्मदा के बारे में आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो आप जब एमपी पढ़ेंगे तो एमपी के रिवर्स को फिर से पढ़ाया जाएगा आपको। क्लियर? चलिए, फिर बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी की बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली होगी नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी साबरमती। ताप्ती की बात करें तो ये नर्मदा के समांतर मतलब क्या होता है? पैरेलल। तो नर्मदा के पैरेलल ये समांतर बहती है, और ये भी कहां पर जाके गिरती है? खम्मात, गल्फ ऑफ खम्मात या खम्मात की खाड़ी में इसका समापन होता है, अरब सागर में। किसका? ताप्ती नदी का। क्लियर? ताप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है मुल्ताई, बैतूल। कहां से? बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा हिल से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का। और ये उसके बाद, उसके उद्गम के बाद ये अपने नर्मदा के समांतर बहती हुई जाती है। और ये जहां पर गल्फ ऑफ खम्मात, यहां पर एक सिटी है गुजरात में, सूरत, ठीक है, सूरत। तो ताप्ती भी 3 स्टेट में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और फिर गुजरात के पास सूरत इसके मौत पर बसा। मौत मतलब यहाँ पर समापन है, वहीं पर सूरत सिटी। और सूरत किस लिए प्रसिद्ध है भारत में? हीरों के लिए। और सूरत के पास जाके ये गिर जाती है किसमें? खम्मात की खाड़ी में। ठीक है, तो सूरत सिटी किस नदी के किनारे बसी है? ताप्ती नदी के किनारे पूछा गया क्वेश्चन है। ताप्ती नदी की बात करें, लगभग 765 किलोमीटर कुल लंबाई है ताप्ती नदी की। ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है। और इस पर 2 परियोजनाएं बनी है। उकाई परियोजना, एक उकाई परियोजना है, एक कागरापाड़ा परियोजना। ये दोनों ही ताप्ती नदी पर पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ताप्ती नदी परियोजना और उकाई परियोजना बनी है ताप्ती नदी पर। क्लियर? ताप्ती नदी की बात करें तो ये भी एक भ्रंश घाटी बनाती है। हालांकि नर्मदा जितनी इसकी भ्रंश घाटी नहीं बनती, फिर भी बात करें तो ऊपर यहाँ पर सतपुड़ा माउंटेन्स है, और सतपुड़ा और नीचे अजंता हिल्स है। कौन सी? अजंता हिल्स और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच इतनी पतली घाटी, लगभग ऐसा लगता है कि ऐसा वहाँ पर प्रतीत होता है कि तवा वहाँ पर लगभग बिल्कुल एक सिंगल धारा से नहर जैसी बहती है। किसके बीच में? सतपुड़ा हिल्स के बीच में और आपका अजंता हिल्स के बीच में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है अजंता की पहाड़ियाँ, और यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास यहाँ पे लगभग ये बिल्कुल सक्रिय हो जाती है, एकदम नैरो हो जाती है, और फिर जाके भरूच, सूरत के पास जाके खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं आपका, ये अरुणावती है, ठीक है, अरुणावती इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसकी ये बात करें इसकी सहायक नदियों की तो ये गोमई इसकी सहायक नदियां हैं, और अरुणावती, ठीक है, गोमई और अरुणावती इसकी सहायक नदियां हैं। गोमई, अरुणावती, अनेर और सूकी, ठीक है, गोमई, अरुणावती, अनेर और सूकी। छोटा इसका फॉन्ट छोटा है क्योंकि ये बिल्कुल आपका कंजेस्टेड लिखा हुआ है, मैं इसको बोल देता हूं। गोमई, अरुणावती, अनेर और सूकी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अर्थात दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, जबकि इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं बुर्रे, अमरावती, ठीक है, पंजारा और बाघर। कौन कौन सी हैं? बुर्रे है, अमरावती, पंजारा और बाघर। और जो पूर्णा नदी है, तो पूर्णा का पानी गोदावरी में भी आता है और पूर्णा का पानी तवा में भी जाता है। ठीक है, तो पूर्णा भी उसकी एक इंपॉर्टेंट, जैसे पूर्णा 2 और बहती है, एक पूर्णा का एक और जाती है गोदावरी में जाके मिलती है, और पूर्णा एक और तवा में जाके भी मिलती है। पूर्णा और गिरना दोनों का पानी कहां पर जाता है? तवा में भी जाता है। क्लियर? तो इसकी तवा की सहायक नदियां हो गई। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, गोमई, अरुणावती, अनेर, सूकी, बुरे, अमरावती, पंजारा और बागर। क्लियर? ये तवा के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हम पढ़ चुके हैं लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। क्लियर? फिर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं। तो इन रिवर्स की डायरेक्शन ये है। क्लियर? अगर आप लोग कोई डायरेक्शन आया तो ये यहां से, क्योंकि ऊपर चढ़ेगी नहीं, हर नदी कहां पर जाती है? समुद्र में जाती है। तो ये इसकी डायरेक्शन ये वाली है। क्लियर? तवा की डायरेक्शन ये है। हम पढ़ रहे हैं अभी अरब सागर में बहने वाली नदियां। तो अरब सागर में जितनी भी नदियां बहेंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी होगी। क्लियर? चलिए,
फिर बात करते हैं एक मांडवी और ज्वारी नदी। ये नदियां, ये आपका जो दिख रहा है ये क्रॉस, ये आपका वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट ये लिखा है। तो पश्चिमी घाट से निकलकर मांडवी नदी गिरती है अरब सागर में, और ज्वारी नदी भी पश्चिमी घाट से निकलकर गिरती है अरब सागर में। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ये लिखा मांडवी ज्वारी। अब क्योंकि ये रेड में लिखा, मतलब ये इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की सहायक छोटी नदी है पर किसी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसको मैंने ब्लैक में नहीं लिखा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ही आता है कि गोवा में कौन सी नदियां बहती है, तो मांडवी और ज्वारी नदी दोनों ही गोवा में बहने वाली नदियां हैं। खासकर गोवा की जो एक बड़ी नदी है मांडवी नदी, इस पे गोवा जो पानी का एक मीठे पानी का स्रोत है, क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है। क्लियर? तो मांडवी और ज्वारी दोनों कहां पे बहती हैं? गोवा में बहती हैं, और दोनों ही पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। क्लियर? तो ये हम उन नदी की बात कर रहे हैं जो अरब सागर में समापन इनका होता है। फिर बात करें शरावती की, तो ये दोनों बहती है कहां पर? गोवा में। नर्मदा ताप्ती बहती है एमपी में, माही एमपी और गुजरात में, साबरमती एमपी, राजस्थान गुजरात में, लूनी राजस्थान गुजरात। शरावती नदी की अगर हम बात करें तो शरावती नदी का जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है, और पश्चिमी घाट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से उद्गम होने के बाद ये कहां पर? अरब सागर में जाके इसका समापन हो जाता है। ठीक है, बात करें शरावती नदी की, तो शरावती नदी पर एक वाटरफॉल है, उसको बोलते हैं जोग या गरसोप्पा। क्या नाम है उसका? जोग वाटरफॉल या गरसोप्पा वाटरफॉल या महात्मा गांधी वाटरफॉल। 271 मीटर इसकी कुल 271 जो फीट है इसकी हाइट है, और 271 मीटर उसका ऊपर शरावती जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कौन सा? जोग या गरसोप्पा, जो किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। क्लियर? चलिए, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोग या वाटरफॉल किस नदी पर है? शरावती नदी पर। फिर बात करें भरतपूजा नदी की, तो भरतपूजा नदी की अगर हम बात करें तो भरतपूजा, पेरियार और ये पंबा, ये तीनों नदियां आपको जो दिख रही हैं, तीनों केरल की नदियां हैं। कहां पर बहती हैं? केरल। और तीनों का उद्गम ही कहां से होता है? पश्चिमी घाट से। ठीक है, बात करें भरतपूजा नदी की, तो भरतपूजा नदी का उद्गम होता है यहां पर अन्नामलाई फॉरेस्ट है, पश्चिमी घाट की एक श्रृंखला है अन्नामलाई हिल्स। तो अन्नामलाई हिल्स से ही भरतपूजा नदी का उद्गम होता है, और यहां से ये नदी अपने ऊपर की ओर बहते हुए, और यहां पर लक्षद्वीप सागर है, अरब सागर के अंदर ही लक्षद्वीप सागर है, या अरब सागर में समापन हो जाता है भरतपूजा नदी का। ठीक है, क्लियर? और भरतपूजा नदी की बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि गायत्री पूजा, ठीक है, कन्नड़ी पूजा, ठीक है, थाटा पूजा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं भरतपूजा नदी की। क्लियर? और ये केरल में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 200 लगभग 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और केरल में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपूजा। फिर बात करें हम पेरियार नदी की, ये पेरियार रिवर है, तो पेरियार नदी का उद्गम होता है शिवगिरी की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट में ही आपका तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर शिवगिरी की पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट में, तो वहां से इसका उद्गम होता है, और पेरियार वहां से उद्गम होने के बाद जाती है अपने ऊपर की ओर, और यहां पर एक झील है बेम्बेनाड झील। कौन सी झील है? बेम्बेनाड झील है, और बेम्बेनाड झील में जाकर समापन हो जाता है किसका? पेरियार नदी का। पेरियार नदी की बात करें तो ये केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 274 किलोमीटर को लंबाई के साथ, और इस पर कुछ परियोजना बनी, जैसे कि पेरियार डैम बना है, और साथ ही एक इडुक्की डैम, जो कि केरल में पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वहां पर इरिगेशन का और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इडुक्की डैम किस नदी पर बना है? पेरियार नदी पर, जो आपका केरल में जब बाढ़ आई थी, इडुक्की डैम में ही टूट गया था, उसका बांध टूट गया था। क्लियर? कोलैप्स हो गया था वो। तो पेरियार आपकी सबसे लंबी नदी कहां की है? केरल की। क्लियर? फिर बात करें पम्बा नदी की, तो पम्बा नदी का उद्गम भी आपका यहीं से होता है, अन्नामलाई पर्वत के जो नीचे है कार्डमम हिल्स के पास से पम्बा नदी का उद्गम होता है। ये क्लियर? और यहां से उसका उद्गम होने के बाद, पम्बा नदी का उसका उद्गम होने के बाद, ये नदी अपने पेरियार के लगभग समांतर बहती है। इसकी एक धारा पेरियार में जाके मिल जाती है, और इसकी एक धारा जाके मिलती है किसकी? बेम्बेनाड झील में। किसकी? पम्बा झील नदी की। पम्बा नदी केरल में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी? पेरियार, दूसरी भरतपूजा, तीसरी पम्बा नदी। पम्बा नदी की बात करें, इसको पंबा या पंपा भी बोलते हैं, पम्बा नदी को पंपा या पम्बा भी बोलते हैं, और इसके किनारे बसा हुआ है एक सबसे फेमस मंदिर, सबरीमाला मंदिर, जो कि भगवान अयप्पा की मूर्ति है, और ये महिलाओं के प्रवेश के लिए काफी चर्चित रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबरीमाला मंदिर किस नदी के किनारे बसा है? तो पम्बा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, भरतपूजा नदी जो है, इसको पेरियार नदी को बात करें तो दक्षिणी भगीरथी भी कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए। और भरतपूजा को बोला जाता है कि ये भी आपका
राजा भरत की जो है इसको पुत्री कहा जाता है। क्लियर, ये भी आपके बस एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराणों में इसका उल्लेख है इस बारे में। तो ये केरल की नदियां हो गई, और इसी के साथ आपका वह नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। क्लियर, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? लूनी रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, नर्मदा, ताप्ती, फिर मांडवी, ज्वारी, शरावती, यहां पर एक काली नदी भी बहती है, भरतपूजा, पेरियार, पंबा। क्लियर, तो ये आपका उन नदियों की बात हो गई जो अरब सागर में बहती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा उन नदियों की जिनका समापन होता है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर, उनका समापन होता है बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करते हैं इसमें स्वर्णरेखा नदी से, ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार, जो कि आपका झारखंड में है। तो झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू में उद्गम होता है स्वर्णरेखा नदी का, और ये आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समापन हो जाता है स्वर्णरेखा नदी का। क्लियर, बालासोर के निकट आके ये मिल जाती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर इसके किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है, और स्वर्णरेखा का नाम इसलिए स्वर्णरेखा पड़ा या सुवर्ण रेखा क्योंकि इसके किनारे रेत के कण मिलते हैं, जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो इसके किनारे रेत के कण मिलते हैं जो कि आपके गोल्डन कलर के हैं, जिनसे सोना भी निकाला जाता है। ऐसा नहीं भी नहीं है कि अब आप बिल्कुल वहां पर लोग जाएं और उनको किनारे रेत मिले और भर के से सोना निकाल ले, उसकी प्रोसेस बहुत महंगी है उसको सोने में कन्वर्ट करने की। तो इसके किनारे रेत के मिलने वाले कण के कारण इसका नाम क्या पड़ा? स्वर्णरेखा नदी। क्लियर, फिर बात करते हैं वैतरणी नदी की। ये आपकी वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी का उद्गम भी होता है आपका छोटा नागपुर पठार के पास, रांची के पठार के दक्षिण में इसका उद्गम होता है वैतरणी का। क्लियर, और यहाँ पर इसका उद्गम होने के बाद ये आती है, और यहाँ से वैतरणी नदी मिल जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। किसके समांतर? ब्रह्मणी के समांतर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। फिर बात करें ब्रह्मणी नदी की, तो ये आपका ये वैतरणी ये है और ब्रह्मणी ये है। ठीक है, ब्रह्मणी नदी की बात करें तो इसका उद्गम भी आपका झारखंड से होता है। झारखंड में रांची के पठार के दक्षिण से इसका उद्गम होता है, और ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक कोयल नदी, एक शंख नदी। एक कोयल नदी और शंख नदी के मिलने से बनती है, और इसके बाद ये ब्रह्मणी नदी यहां पर पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट के ऊपर आके मिल जाती है ब्रह्मणी नदी। और जहां पर ब्रह्मणी नदी मिलती है वहीं पर एक आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। मैंने आपको बताया है कि यहां पर क्योंकि मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है भारत में, और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर नाम रख दिया गया उसका, व्हीलर आइलैंड का अब्दुल कलाम द्वीप, जो किस नदी के मुहाने पर है? ब्रह्मणी के मुहाने पर पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर, फिर बात करें महानदी की, तो महानदी की बात करें तो महानदी की बात करें इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के में सिंगावा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? सिंगावा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिंगावा की पहाड़ियां से महानदी का उद्गम होता है, और यहां से छत्तीसगढ़ से बहती हुई नदी प्रवेश करती उड़ीसा में, और उड़ीसा में आके ये नदी यहां पर बात करें तो एक डेल्टा बनाती हुई कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक डेल्टा बनाते हुए समापन हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। किसका? महानदी का। महानदी के पानी को फ्लो करने के लिए, उसके पानी को रोकने के लिए, प्रवाह को रोकने के लिए उस पर डैम बनाया गया है, हीराकुंड डैम। कौन सा डैम बनाया गया है? हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। कुल 15 किलोमीटर उस डैम की लंबाई है। तो भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। क्लियर, चलिए महानदी की बात करें तो महानदी की जो सहायक नदियां हैं ये आपकी है, ये आप देख रहे हैं सिंगनाथ, ये ब्लैक कलर में दिख रही है सिंगनाथ, ये हंसदो, ये मांड नदी, और ये इब नदी। इब, मांड, हंसदो, सिंगनाथ, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि इसका महानदी अब उस ओर बह रही है। कहां और बह रही? इस ओर। तो ये उसका लेफ्ट हुआ, ये उसका राइट हुआ। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या है इसकी? ये जोंक, ओंग और तेल, ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। महानदी पर बात करें तो इस पर एक राजिम कुंभ का आयोजन भी होता है महानदी और इंद्रावती के बीच में। क्लियर, एक राजिम कुंभ का आयोजन होता है। महानदी उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और कटक शहर जो है महानदी का, वो कटक शहर जो है उड़ीसा का, वो कहां पर बसा है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर, तो महानदी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। और जहां पर महानदी का समापन होता है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर पोर्ट बना है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा का किस नदी के मुहाने पर या माउथ पर है? तो महानदी। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है महानदी और ब्रह्मणी, आपको याद रखना है ये। फिर हम बात करते हैं अब जो 3 बड़ी रिवर सिस्टम है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गोदावरी नदी की। क्लियर, तो गोदावरी नदी की बात करें तो अब गोदावरी नदी
प्रायद्वीप पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्लियर? गोदावरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है कहां से? आपका नासिक जिले। ठीक है, नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास त्र्यंबक की पहाड़ियां हैं। त्र्यंबकेश्वर एक धार्मिक स्थल भी है। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर के पास त्र्यंबक की पहाड़ियों से गोदावरी का उद्गम होता है और ये पश्चिमी घाट से ही है। ठीक है, पश्चिमी घाट की उत्तरी श्रेणी को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ठीक है, तो सह्याद्री में ही आपका त्र्यंबक की पहाड़ियां हैं, वहीं से उसका उद्गम होता है और गोदावरी अपने यहां से बहते हुए तेज धार में बहते हुए ये बढ़ती है महाराष्ट्र में। इसका लगभग इसका जो मेन पार्ट बहता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में बहते हुए ये महाराष्ट्र, एमपी और ये आपका एमपी में इसकी कैचमेंट एरिया एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आता है और तेलंगाना में। तो आपका छत्तीसगढ़ से भी इंद्रावती नदी आती है। तो महानदी यहां से निकल के त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकल के अपने पूर्व की ओर बहती है और यहां से ये बहते हुए, और बात करें तो यहाँ बंगाल, यहाँ पर ईस्टर्न जो घाट है, ईस्टर्न घाट के पास एक गॉर्ज का निर्माण करती है। कहां पर? जहां पर इंद्रावती नदी मिलती है। तो इंद्रावती नदी जहां पर मिलती है, इसके बाद इसकी धार तेज हो जाती है और यहां से ये गार्ज का निर्माण करते हुए, ठीक है, गार्ज का निर्माण करते हुए, और ये कहां गिर जाती है? यहां पर बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। क्लियर? ये गोदावरी नदी के बारे में कुछ तथ्य। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर और ये आपकी प्रायद्वीप पठार में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, और पूर्णा की सहायक है गिरना। मैंने बताया था पूर्णा का पानी ताप्ती में भी जाता है, तापी भी बोलते हैं उसको, और गोदावरी में भी आता है। फिर गिरना, ये पैनगंगा, ये महाराष्ट्र से निकलती है। फिर वर्धा और वैनगंगा और वर्धा मिलकर बनती प्राणहिता। ठीक है, ये मिल जाती है गोदावरी में। यहां से इंद्रावती आती है, इंद्रावती आके मिल जाती है छत्तीसगढ़ से आती है और गोदावरी में मिलती है साबरी नदी। ठीक है, ये मिलती है। फिर बात करें तो ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी अर्थात बाईं सहायक नदियां। इसकी दाएं सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा और मंजीरा। ठीक है, मंजीरा एक प्रमुख नदी है आपके दाएं ओर से बनने वाली, किसकी? गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी। क्लियर? तो ये गोदावरी के बारे में। और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं और इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण गंगा, ये वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी आपका इसका बाद में बनी है, जबकि गोंडवाना लैंड में बहने वाली नदियां ये आपकी पुरानी नदियां हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो ये क्योंकि पुरानी नदी है उसको बोला गया वृद्ध गंगा। क्लियर? और दक्षिण गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा गंगा में कितनी सारी सहायक नदियां आके मिलती हैं, वैसे ही साउथ में सबसे अधिक ट्रिब्यूटरी किसकी है? गोदावरी की। जैसे नॉर्थ में सबसे अधिक किसकी है? गंगा की। इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है उसके कैचमेंट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में? कैचमेंट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर? ये आपका गोदावरी के बारे में तथ्य। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। ओके, चलिए फिर बात करते हैं कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम भी आपका वेस्टर्न घाट दिख रहा है। तो पश्चिमी घाट में ही यहाँ पर एक श्रेणी है, महाबलेश्वर श्रेणी। आपने पढ़ा है, जब मैंने आपको पढ़ाया था पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो महाबलेश्वर श्रेणी से आपका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। और कृष्णा अपने पहाड़ी से उतरकर एकदम तीव्र धार में बहती है। और कृष्णा का जो मेन कैचमेंट है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो महाराष्ट्र में बहती हुई जाती है और महाराष्ट्र से कर्नाटक निकलती है। कर्नाटक से बहने के बाद ये आंध्र प्रदेश के पास जाके और डेल्टा का निर्माण करती हुई इसमें मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? आपको यहां पर देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि जो कृष्णा का डेल्टा है वो किससे मिला है? गोदावरी से। डेल्टा समझ में आता ना, जहां पर नदियां कई भाग में मिलकर एक त्रिकोणनुमा आकृति बनाती है समुद्र के किनारे। तो एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण में किन दो नदियों के डेल्टा आपस में मिल जाते हैं? तो ये आपके गोदावरी का डेल्टा और कृष्णा का डेल्टा कहां आपस में मिल जाते हैं। क्लियर? तो ये दोनों के डेल्टा यहां पर इनमें मिल गए। और यहां पर ये आपका ऑयल प्रोडक्शन एरिया भी है, यहां पर कई सारे तेल के भंडार भी मिले हैं। क्लियर? कृष्णा नदी की बात करें तो ये दक्षिण में आपका प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कुल 1400 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। तो जो आपका ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। क्लियर? कृष्णा नदी की बात करें तो इस पर एक डैम बनाया गया है। ठीक है, कई सारे डैम इसमें मिलेंगे। यहाँ पर आपका नागार्जुन सागर डैम भी है। फिर बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं। एक तो भीमा नदी है। ठीक है, भीमा नदी जहां से निकली है, यहाँ पर एक आश्रम है,
भीमा पंढरपुर आश्रम, ठीक है। बिठोबा स्वामी एक मंदिर है, तो बिठोबा स्वामी के जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? भीमा नदी के किनारे। और ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा एकदम काफी पास पास में दिख रहा है, तो इसकी एक सहायक नदी कोयना भी है, ठीक है। कोयना दिख रही है ये वाली। फिर आपकी वर्णा, ये पंचगंगा, कौन सी? पंचगंगा। और यहाँ पर दूधगंगा। तो कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ये भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर दो सहायक नदियां इसकी और है, एक घाट प्रवाह और एक माल प्रवाह। कौन सी है? घाट प्रवाह और माल प्रवाह भी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर एक वर्धा या वरादा नदी है, जो किसकी? ये भी सहायक नदी है। ये एक्चुअल में आप बात करें तो तुंगा भद्रा, ये आप देख सकते हैं तुंगा भद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो तुंगा भद्रा दो नदी मिलकर बनती है, एक जो लिखा है टी लिखा है ये तुंगा, जो बी लिखा है ये भद्रा। तो तुंगा और भद्रा यहां पर मिलती हैं तुंगा भद्रा डैम पे, फिर इसका नाम पड़ता है तुंगा भद्रा। और तुंगा भद्रा में वरादा नदी आके मिलती है, और ये आगे जाके मिलती है किसमें? कृष्णा में। अगर बात करें तो, और इसकी एक बात करें तो इसकी मूसी नदी है, मूसी नदी भी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी किसकी? कृष्णा की। और जहां पर मूसी नदी आके मिलती है, और मूसी नदी के किनारे कौन सा एक प्रसिद्ध शहर है? हैदराबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। अच्छा, इसमें एक आपको जो आपका तुंगाभद्रा नदी है, तो तुंगाभद्रा नदी और कृष्णा के बीच में आप देख रहे हैं यहां पर दोआब बन रहा है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच बनने वाला भूमि का क्षेत्र क्या होता है? दोआब होता है। इसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखें तो तुंगाभद्रा नदी और कृष्णा के बीच में दोआब बनता है, इस दोआब का नाम है रायचूर दोआब। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो विजयनगर साम्राज्य जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, और ऊपर महाराष्ट्र में था बहमनी साम्राज्य, इन दोनों में ही रायचूर दोआब को लेकर ही कई सारे युद्ध हुए, और राक्षस तंगड़ी के युद्ध में इन विजयनगर साम्राज्य का समापन हो गया, ये वंश खत्म हो गया। क्लियर? तो विजयनगर जो रायचूर दोआब है किस नदी के बीच में है? तुंगाभद्रा और कृष्णा के बीच में है। और एंशिएंट टाइम्स में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में इसको लेकर युद्ध हुए हैं। क्लियर? आपने पढ़ा भी होगा राक्षस तंगड़ी का युद्ध। क्लियर? चलिए, फिर यहां पर ये इसकी सहायक नदी हो गई, तो कृष्णा की भीमा, मूसी, ठीक है, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, वर्धा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की। फिर बात करें पेन्नूर नदी की, तो पेन्नूर नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के नंदी हिल्स, नंदी दुर्ग हिल्स, नंदी हिल्स से निकलती है पेन्नूर नदी, और ये पेन्नूर नदी अपने ऊपर बहती है, और यहाँ पर श्रीशैलम की पहाड़ियों के पास, ठीक है, श्रीशैलम की जो पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ से ये नदी जाती है, और उसको क्रॉस करते हुए ये जो मिल जाती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर इसका समापन होता है? बे ऑफ बंगाल में। और इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, चित्रवती और पापघनी। कौन सी? चित्रवती और पापघनी। और पेन्नूर की नदियों के पास में ही आपका तिरुपति की हिल्स है, तिरुमाला हिल्स है, जहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर है। क्लियर? अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहां पर, जो मैंने पढ़ाया था कि ईस्टर्न घाट जो है कई जगह कटा फटा है। क्यों? क्योंकि यहां से नदियों का समापन हुआ है, इसलिए मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट एक श्रेणी में है और ईस्टर्न घाट कई जगह कटा फटा है। क्लियर? चलिए, फिर बात करते हैं हम कावेरी नदी की। ठीक है, ये आपका दक्षिण की एक प्रमुख नदी है कावेरी। उससे पहले मैं आप कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी माउंटेन से। कहां से? ब्रह्मगिरी माउंटेन से कर्नाटक में इसका उद्गम हुआ है आपका कावेरी नदी का। और कावेरी नदी वहां से निकलकर आती है और आगे की ओर बढ़ती है, तो जो मैसूर का पठार है, तो मैसूर के पठार का दक्षिण में ब्रह्मगिरी माउंटेन से, वहां से इसका उद्गम हुआ है। और ये अपने साथ कई सारे कंकर पत्थर लेके आती है और कई सारे वाटरफॉल और रैपिड्स का निर्माण करती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और जहां पर इसमें मिली है भवानी नदी, तो भवानी नदी मिलने के बाद ये नदी में ये प्रवेश करती मैदान में, ये पूरी पहाड़ों की है। ठीक है, और उसके बाद ये नदी का समापन हो जाता है कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। किसका? कावेरी का। क्लियर? ये कावेरी की बात करें तो ये आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहती है। कुल 3% भाग केरल में, 56% तमिलनाडु में, और आपका बात करें तो 41% के समथिंग ही बहती है कर्नाटक में। क्लियर? क्योंकि कर्नाटक से इसका उद्गम हुआ है और तमिलनाडु के प्रवेश करती है, तो इसको लेकर जो है, जैसे कि सिंधु को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है, वैसे ही कावेरी को लेकर कर्नाटक स्टेट में और तमिलनाडु में बहती है तो विवाद है। एक्चुअल में कर्नाटक में यहाँ पर मैसूर के पास एक डैम बनाया गया, कृष्णराज सागर डैम। कौन सा डैम? कृष्णराज सागर डैम। तो ऊपर डैम में जब पानी रोक लिया जाता है तो कावेरी जो की बात करें तो कावेरी में पानी का फ्लो कम हो जाता है और तमिलनाडु में पीने के पानी की दिक्कतें हो जाती है। और तमिलनाडु में कावेरी एक
प्रमुख नदी है, एक्चुअल में कावेरी पर ही डिपेंड है तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन इरिगेशन पर्पज से या जो अदर सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें। क्लियर। तो कावेरी अगर बात करें भारत का सबसे पुराना नदी जल विवाद तो वो किस किस स्टेट के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, किसको लेकर, कावेरी के पानी को लेकर। और कई सारे इसके लिए कमीशन सेटअप किए गए हैं कावेरी के डिस्प्यूट्स के लिए। क्लियर। कावेरी नदी की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं ये आपकी ऊपर से आती है हेमावती, ये सिमसा, ये अर्कावती, पुराणों के अनुसार ये सारी बहनें हैं, ठीक है, कावेरी की, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। और अगर इसकी है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, ठीक है, स्वर्णावती, भवानी, जहां भवानी मिलती है यहां पर ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। और यहां पर कौन सी, अमरावती, और एक नोयल नदी, ठीक है, नोयल नदी और अमरावती नदी भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर। कावेरी की बात करें इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण की गंगा। जबकि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को। गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा, इसके गंगा के कंपेयर्ड में कैचमेंट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। जबकि कावेरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा क्योंकि इसका पानी शुद्ध है, जैसे कि जो महत्व ऊपर गंगा का है उत्तर में, वही कावेरी का दक्षिण में है। इसका पानी वैसे ही शुद्ध जैसे कि गंगा का पानी शुद्ध है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। कावेरी की बात करें तो इस पर कावेरी नदी पर दो वाटरफॉल बनते हैं, एक आपका शिव समुद्रम जलप्रपात और एक होयंकल वाटरफॉल। और शिव समुद्रम वाटरफॉल किस पर बनता है, कावेरी नदी पर, ठीक है। कई सारे वाटरफॉल रैपिड्स बनाती हैं। कावेरी की बात करें तो इस पर जो भारत की सबसे पहली जो जल विद्युत परियोजना थी, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 में, ये किस नदी पर बनी थी, कावेरी नदी पर पहली। कावेरी नदी की बात करें तो ये एक सदा नीर, मतलब आपका साल भर बहती है। क्यों, कावेरी, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी को लौटते हुए मानसून से पानी प्राप्त होता है तो वो कावेरी को। क्लियर। जब मानसून एंटर करता है, ठीक है, तब भी इसको पानी मिलता है, और जब मानसून एग्जिट करता है तब भी कावेरी में वर्षा होती है, यहां पर पहाड़ों से टकरा के, ठीक है। तो इसको जाते हुए मानसून से भी पानी मिलता है और आते हुए मानसून से भी पानी मिलता है। इसीलिए कावेरी में ठंड के दिनों में, जब जैसे इसको बोलते हैं हम मावट गिरती है, तो ठंड के दिनों में कावेरी में बाढ़ आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जब मानसून लौटता है ठंड के दिनों में, उस टाइम भी इसमें बारिश होती है। क्लियर। तो इसमें साल भर पानी का प्रवाह बना रहता है और ठंड में बाढ़ आती सिर्फ किस नदी में, कावेरी में। कावेरी की बात करें तो क्योंकि यहां पर जो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन वो किस पर डिपेंड है, राइस कल्चर, राइस पर डिपेंड है। तो जो बात करें तमिलनाडु में जो धान के क्षेत्र हैं वहां पर कावेरी नदी के द्वारा ही वहां पर सिंचाई की जाती है, इसीलिए कावेरी नदी के डेल्टा को बोलते हैं राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, कावेरी नदी के डेल्टा को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है। क्लियर। कावेरी को लेकर इसके, क्योंकि इसका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि शहरों से बहती है, श्रीरंगपट्टनम और आपका कई शहरों से होकर बहती है, तो इसीलिए इसको जो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं वो उसको लेकर एक रैली फॉर रिवर्स भी निकाला है कावेरी नदी को लेकर। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बचाने को लेकर इसकी सहायक नदी मैंने आपको बता दी है। क्लियर। दक्षिण गंगा। फिर आपकी लास्ट नदी कौन सी, वैगई नदी। वैगई नदी की बात करें तो तमिलनाडु में पहाड़ी है पलानी हिल्स। कौन सी हिल्स, पलानी हिल्स। तो पलानी हिल्स के बाद में ही आपका नंदीसुर्गा एक पहाड़ियाँ है, वहाँ से वैगई का उद्गम होता है और मदुरई से निकलते हुए जाती है और यहाँ पे रामेश्वरम है। रामेश्वरम के पास जाके ये कहाँ पे समाप्त होती है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में, जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, मन्नार की खाड़ी, वहाँ पर समाप्त होता है वैगई का। वैगई को क्वेश्चन आता है तो भारत की सबसे अंतिम नदी कौन सी है, वैगई नदी। ये भारत की सबसे दक्षिणतम नदी वैगई नदी है, इसके बाद कोई नदी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने पढ़ ली है पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, ठीक है। फिर आपका बात करें गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, कावेरी, वैगई। तो यहां पर आपका आई थिंक कोई नदी नहीं बची है। ये सारे रिवर्स हमने पढ़ चुके हैं। ये आपकी प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां हमने पढ़ ली हैं। क्लियर। तो ये थी प्रायद्वीपीय नदियां, और इससे पहले हमने कंप्लीट करी थी हिमालय की नदियां, और इसी के साथ आपका जो ड्रेनेज सिस्टम का रिवर्स वाला चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त हुआ। ओके। इसमें फिर आपका आगे जो वाटरफॉल या जो लेक्स हैं वो आपका अलग से हो जाएगा। वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को जो मेन पार्ट्स है रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ड्रेनेज सिस्टम के चैप्टर है रिवर, यहाँ पर रिवर चैप्टर समाप्त होगा। इसको चाहे तो आप एक बार में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आगे आसानी होगी। ओके, चलिए, थैंक यू।